करते हैं जहां रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। जय आहूजा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। रामगढ़ आवास पर हुई महापंचायत में फैसला लिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का जय आहूजा ने ऐलान किया था, लेकिन अब यह कहा है कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज थे। महापंचायत में मंत्री जवाहर सिंह बेढम पहुंचे थे। मंत्री गौतम दत्त समेत कई विधायक भी महापंचायत में पहुंचे थे। तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से भी यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के खेमे से राहत वाली बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जय आहूजा, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, अब जब उनको टिकट उपचुनाव में नहीं मिला तो उनकी तरफ से पीछे तो ऐलान किया गया था कि वो लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। लेकिन आज हुई महापंचायत में जय आहूजा ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। रामगढ़ आवास पर हुई महापंचायत में फैसला लिया गया। निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब महापंचायत में मंत्री जवाहर सिंह बेढम पहुंचे थे और यह बातचीत कहा जा सकता है कि रंग लाई है। मंत्री गौतम दत्त भी वहां पर थे और कई विधायक भी महापंचायत में पहुंचे थे। साफ तौर पर जय आहूजा को मना लिया गया होगा। जय आहूजा को मनाने के बाद यह अब बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलवर संवाददाता नितिन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रामगढ़ की जो एक तरह से कहें कि मुसीबत बीजेपी के लिए कही जा रही थी कि जय आहूजा अगर चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है, अब यहां पर भी मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जय आहूजा थे वो सुकवंत के सामने बगावत करके और उन्होंने आज एक महापंचायत की थी और महापंचायत करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर इस महापंचायत में निर्णय होता कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम और सहकारिता मंत्री हैं जो गौतम दत्त, वो यहाँ मौके पे पहुंचे। उन्होंने उनको क्या बोलते हैं महापंचायत में बैठ के बात की और महापंचायत के दौरान क्या बोलते हैं उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया और अब वो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह, उनके सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो उनका साथ देंगे। बिल्कुल। और इस दौरान मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। क्या बातचीत, क्या कुछ हुआ, किस तरह से मनाया, कुछ बात सामने आई? जी, उनको क्या बोलते हैं यहाँ महापंचायत में जब वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बातचीत हुई और यहाँ पंचायत के बीच में उन्होंने यहाँ पर बातचीत की और यहाँ जो जवाहर सिंह बेढम और सरकार पे जो सरकार है, सरकार में पद देने के लिए आश्वासन दिया था उनको। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और ये विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी हां, प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। भजनलाल शर्मा सभी स्थानों पर नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, सभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है निकलकर सामने। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भाजपा प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में, नामांकन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और 7 ही सीटों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नॉमिनेशन में जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में वो शामिल होंगे और साथ ही साथ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। यानी 7 सीटों पर होने वाले चुनाव में, उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। मदन राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी में कोई बगावत नहीं है, हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, किसी भी सीट पर बगावत नहीं होगी, पार्टी एकजुट रहेगी और सभी 7 सीटें जीतेगी। एक जगह भी बगावत नहीं, हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ, कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। जय आहूजा भी पार्टी के साथ रहेंगे। पूरा विश्वास है आपको भी कोई बागी नहीं होगा? विश्वास क्या, हमको पक्का एक दूसरे के बारे में हम पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं। कहीं बगावत नहीं होगी, हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। एक बार टिकट किसी को उम्मीद होती है कि हमको मिलेगा और यदि उसकी जगह दूसरे को दिया तो थोड़ी बहुत मन में किसी के कोई भी रही होगी, लेकिन जो ही ध्यान आता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करना है, हमारे राजस्थान की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है, भजनलाल जी को मजबूत करना है,
तो सब एक मुखी होकर के पार्टी को जिताने में लगे हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू में डेरा डाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रोजाना कार्यकर्ताओं की बैठक लेने हैं। मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस ने सालों तक परिवारवाद की राजनीति की है, अब जनता परिवारवाद की राजनीति को ठुकरा चुकी है। उपचुनाव से बड़े अंतर में बीजेपी जीतेगी। सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और झुंझुनू सीट पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत लगातार यहां पर डेरा डाले हुए हैं और दिन में आधा दर्जन से अधिक मीटिंगें कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत। सर, क्या कुछ रणनीति है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के लिए झुंझुनू चुनाव बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं कि इस बार कार्यकर्ता और झुंझुनू की जनता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पिछले 20 सालों से झुंझुनू में हम लोग जीत नहीं पाए हैं। इस बार बड़े मार्जिन के साथ में हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। राजेंद्र भामू जी को प्रत्याशी घोषित किया है पार्टी ने। कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है और इस बार निश्चित ही हमारी हजारों वोटों से जीत होगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री के पिछले 10 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर और हम सब जब संगठन के लोग कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब निश्चित ही इस बार 20 सालों के बाद में झुंझुनू में उपचुनाव के अंदर और इस सीट पर बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक बागी हैं, वो भी झुंझुनू में हर बार भाजपा के लिए चुनौती है। इस बार भी जो पिछले आम चुनाव में बबलू चौधरी को टिकट दिया गया था, उन्होंने भी बगावती सुर दिखाए हैं। देखिए, पार्टी के अंदर टिकट मांगना सबका अधिकार है। लोकतंत्र की ताकत यही कि हर आदमी जो अपने आप को समझता है कि मैं कैपेबल हूँ, सक्षम हूँ, जनता के बीच का हूँ, वो टिकट मांग सकता है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। राजधानी जयपुर में गलतागेट इलाके में बास बदनपुरा में खाली भूखंड पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बोर्ड लगाने पर विवाद हो गया। बीती रात स्थानीय लोगों की शिकायत पर हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य और उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए। वो बोर्ड को रातों रात खाली भूखंड पर लगाने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने पर उतारू हो गए। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। दोनों पक्षों में गहमा गहमी की सूचना पर रामगंज एसीपी हरिशंकर शर्मा और गलतागेट थाना प्रभारी लिखमा राम और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया तो तू मैं और बढ़ गई। वक्फ बोर्ड के बोर्ड को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि ये बोर्ड रात को नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से वहां लगे हुए थे, जबकि विधायक बाल मुकुंदाचार्य का दावा था कि बोर्ड हाल ही में लगाए गए हैं। बताओ आप अचानक आप रात को बोर्ड लगा दो और ये कह दो कि हमारी कोई संपत्ति। और वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के इमामबाड़े जाने के मामले पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सवाल उठाए। रफीक खान ने कहा कि बाल मुकुंदाचार्य आस्था का सम्मान नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मंदिर माफी, चरागाह, ये जमीनें आज की बात नहीं है। आजादी से पहले भी, इवन अंग्रेजों के समय भी और राजा महाराजाओं के टाइम भी जमीनें यूजेस के आधार पे राजा महाराजाओं ने जमीनें दी, धार्मिक संस्थानों को दी, धार्मिक स्थानों को दी, चाहे वो मंदिर माफी की जमीन हो, चाहे किसी पीठ की जमीन हो। हमारे गलता पीठ के अधीन बहुत जमीन है और गलता पीठ के अधीन तो ऐसे रिकॉर्ड भी है कि सवाई माधोपुर में अकबर की डोनेट की हुई जमीन गलता को दी हुई है। हमारे यहाँ गोनेर में मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहां औरंगजेब की जमीन डोनेट की हुई है। तो राजा महाराजाओं के समय से ये जमीनें चली आ रही है। अदब एहतराम नहीं करना, चप्पल जूते ले जाना धार्मिक जगह के ऊपर, ये किसी भी धर्म के प्रति शोभा नहीं देता। और खास तौर से जब ऐसा आदमी खुद धार्मिक विचारों का हो तो दूसरे धर्म का अनादरण करने का नजरिया किसी भी धार्मिक विचार वाले आदमी का नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। खबर पर मरीजों को इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई दिया था। हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल की लीपापोती सामने आई। उन्होंने मामले को लेकर कहा है कि वायरल वीडियो के बारे में कल ही पता चला है और ठेके पर कार्यरत ड्राइवर को हटा दिया गया है। जिसका जो रोल है डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ अपना काम करते हैं
अभी वीडियो के बारे में मेरे को भी नहीं पता था, कल ही पता चला है। तो अगर वैसे तो काम ही नर्सिंग स्टाफ का, तो नर्सिंग स्टाफ ही करता है और हमारे पास एडिक्वेट नर्सिंग स्टाफ है। कैजुअलिटी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई गलत तरीके से कोई काम होगा, क्योंकि काम तो जिसका जो आप जैसे वार्ड बॉय का काम वार्ड बॉय करेगा, पेशेंट को शिफ्ट करना ही करना, तो ऐसा नहीं है। और मेरे को तो कल ही पता चला है, तो तभी फिर हमने उसके बाद फिर उसको ड्राइवर को अभी हटा दिया है और उसकी एक इंक्वायरी कमेटी के लिए, मैं अभी थिएटर में था सुबह से, तो अभी टाइम का नहीं है, अभी इंक्वायरी कमेटी के लिए मैंने रखा है कि जो भी अगर दोषी होएगा, अगर वो ड्राइवर ऐसे उसने किया है तो गलत ही है। जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक के ड्राइवर के द्वारा इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस ड्राइवर को इंजेक्शन लगाते वक्त किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या इस पूरे मामले में अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज़ 18 राजस्थान ये बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ पर जयपुरी अस्पताल में मरीज जो है वो इलाज के लिए आते हैं और इलाज के नाम पर मिलता क्या है? यहाँ पर ड्राइवर जो है वो मरीजों को इंजेक्शन लगाता हुआ पाया गया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और फिलहाल